डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को। आई होप सो आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्लियर हो गया होगा। कुछ न्यूमेरिकल्स घर से करने के लिए हमने दिए थे, तो मे बी वो न्यूमेरिकल्स भी आपने लगा लिए। किसी बच्चे का डाउट अभी तक तो मेरे पास नहीं आया। अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो वो अभी डिस्कस कर लेगा, ठीक है? कोई डाउट नहीं है तो चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूं। देखो बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है वो एक रोड मेमोरी के बेसिस पे ट्रिक मैं आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन पहले हम थोड़ा सा फंडामेंटल्स को क्लियर करने की कोशिश करें और इस टॉपिक को देखें, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। फील्ड और पोटेंशियल के बीच में हम लोगों को रिलेशनशिप यहां डेवलप करके देनी है। तो देखिए बच्चों, बड़े आराम से बड़ी अच्छी सी रिलेशनशिप ये निकल के आती है। कुछ चीजें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सपोज मैंने इनिशियली ये कोई एक पॉइंट चार्ज डिस्कस कर लिया जो कैसा है, पॉजिटिव है। ऑब्वियस है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली होगी, बिकॉज ऑफ हम जानते हैं किसी भी पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब पोटेंशियल्स की मैं बात करता हूं, तो जो मेरे पास पॉइंट ए है इस पर पोटेंशियल लिखा है मैंने V। वैल्यू मैंने नहीं लिखी, लेकिन फिर भी अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू स्मॉल k q ओवर ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट यहां पे है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, दैट इज सपोज RA। तो दैट इज RA। बिल्कुल इसी तरह से ये जो पॉइंट B कंसीडर किया है हमने, जिसके लिए यहां से डिस्प्लेसमेंट है RB, तो यहां मेरे पास जो पोटेंशियल होगा जिसको मैंने VB कहा है, इसको लिखा है V प्लस डेल्टा V, यानी कुछ बढ़ गया। वैल्यू क्या होगी VB की? VB की वैल्यू होगी स्मॉल k Q ओवर RB। अब चूंकि मेरा RB छोटा है और RA कंपैरेटिवली बड़ा है, हेंस भाई VA जो होगा वो छोटा होगा और VB जो होगा वो बड़ा होगा। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मैंने यहाँ पे dB लिया हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट भी मुझे यहाँ से क्लियर हो जाता है, दैट इज dV इज इक्वल्स टू VB माइनस VA। इस तरह से मैं पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पे काउंट कर लेता हूं। तो आई होप सो पॉइंट A पर पोटेंशियल कितना है, पॉइंट B पर पोटेंशियल कितना है, कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब सपोज मैं कोई एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मैं सपोज Q0 कह रहा हूं। इस Q0 को मैं पॉइंट A से B पर लेकर के आता हूं। तो देखिए जो वर्क डन की कैलकुलेशन होगी वो दो तरीके से हो सकती है बच्चों। पहली इन टर्म्स ऑफ फोर्स और दूसरी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। तो पहले मैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स डिस्कस करना चाहूंगा कि इन टर्म्स ऑफ फोर्स यहां वर्क डन क्या होगा। बच्चों वर्क डन यहां जो होगा वो होगा सीधे सीधे F इंटू dx। वेक्टर नोटेशन की बात करता हूं तो इट विल बी वेक्टर, अगेन इट विल बी वेक्टर। नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा F dx cos थीटा। अब जरा देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है मेरा ये जिसको मैं dx कह रहा हूं, ठीक है, और फोर्स की जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी पॉजिटिव चार्ज Q0 के ऊपर। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो वही डायरेक्शन होगी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की है। अल्टीमेटली फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो मैं इसे लिखूंगा F dx cos
ऑफ 180 डिग्री, या मैं इसको मेंशन कर सकता हूं माइनस का एफ डी एक्स। बच्चे ध्यान रहे, फोर्स जो है वो क्या है, फोर्स है मेरा Q नॉट इंटू ई और dx है डिस्प्लेसमेंट। कोई स्टूडेंट इसको dr भी ले सकता है, तो डजंट मैटर, ये dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो मैंने पहला वर्क डन इन टर्म्स ऑफ गिवन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालने की कोशिश की, जो कि मैं अपने Q नॉट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को या किसी भी चार्ज को यहां से पॉइंट A से पॉइंट B पर लेकर गया। हैव अ डाउट? चलिए अब देखिए, दूसरा चीज मैं यहां डिस्कस करना चाहूंगा आपसे, वर्क डन निकालने का दूसरा तरीका। दूसरा तरीका होगा मेरा इन टर्म्स ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस। देखो बच्चों, हमने पिछली क्लास में ऐसा पढ़ा था कि वर्क डन इक्वल्स टू Q इंटू dV होता है। स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल है तो मैं इसको स्मॉल d W कह देता हूं। अगर ये मेरा डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं है तो सीधे सीधे मैं इसको W इक्वल्स टू Q इंटू V भी कह सकता हूं। तो ये क्या है, बेसिकली Q नॉट वो चार्ज है जिसको मैं लाना चाहता हूं, और ये जो dV है, ये dV क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसके अक्रॉस मैं इसको ये ट्रेवल कराना चाहता हूं। तो बच्चों यहां से दूसरा जो वर्क डन का कॉन्सेप्ट है वो मेरे को मिल गया, क्या, Q नॉट इंटू dV। अब स्टूडेंट्स, ये वाला वर्क डन और ये वाला वर्क डन दोनों सेम सिचुएशन के लिए है, दोनों सेम कंडीशंस के लिए है, तो मैं इन दोनों को आपस में क्या कर सकता हूं, कंपेयर कर सकता हूं, इक्वल कर सकता हूं। हेंस व्हाई आई मे राइट हियर Q नॉट dV इक्वल्स टू माइनस का Q नॉट E इंटू dx। देखिए मैं x एक्सिस इसको कंसीडर कर रहा था तो मैंने dx ले लिया। अब कोई स्टूडेंट इसको dr भी ले सकता है, डजंट मैटर। dr ले लिया तो जनरल नोटेशन हो गया, किसी एक्सिस पर हमने नहीं लिया। dx ले लिया तो जनरली हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो x एक्सिस पे है। dy लेते हैं तो y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है, खैर व्हाटएवर। यहां से ये मेरे कैंसिल आउट हो गए और मैंने इजीली निकाल के दिया E इज इक्वल्स टू माइनस का dV ओवर dx या dr। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप आ गई। बड़े काम की चीज है, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी मुझे जरा समझनी होंगी। सबसे पहले तो मैं ये समझूं कि जो नई क्वांटिटी मेरे पास आई है, जिसको मैंने कहा dV ओवर dr या dV ओवर dx, that is termed as potential gradient। potential gradient यानी लेंथ के अक्रॉस जैसा जैसे मेरा पोटेंशियल चेंज हो रहा है उसको मैं कह रहा हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और ये एक माइनस का साइन। तो बेसिकली ये माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है, ये बात मुझे जरा यहां पे फर्दर एम्फेसाइज करनी होगी। बच्चों समझो, जिधर मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगेन समझिए, जिधर मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन है उधर मेरा पोटेंशियल कमजोर होता चला जा रहा है। ठीक है, अब जिधर डायरेक्शन है उधर कमजोर, कमजोर का मतलब एक नेगेटिव वर्ड आ गया, तो ये नेगेटिव साइन इस बात को इंडिकेट करता है कि जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में जो पोटेंशियल होगा वो धीमे धीमे करके कम होता चला जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। गेटिंग द कॉन्सेप्ट? तो ये कॉन्सेप्ट था, इसी को अभी हम लोग एक बार और रिवाइज करेंगे। जो नोट्स में दे रखा है, जो आपको एग्जाम में लिखना है उसके करस्पॉन्डिंग, देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को कुछ ग्रेस्प करना है तो ग्रेस्प कर लीजिए, समझने के लिए सारी चीजें मैंने यहां पे लिखी हुई हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये मेरा ओरिजिनल डायग्राम, यहां से मैं आगे बढ़ा तो वही सब चीजें मैंने यहां दिखा दी। देखो बच्चों, अगेन मैं आपको
नोट्स के ऊपर डिस्क्लोज करना चाहूंगा। सबसे पहले मैंने फोर्स लिखा, माइनस का साइन आया इस वजह से क्योंकि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो निश्चित रूप से नेगेटिव चार्ज के ऊपर अपोजिट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। फिर ये मेरे पास बॉर्डन का कॉन्सेप्ट आया। यहां थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक छोटी सी मिस्टेक है, तो ये मिस्टेक मैं रिमूव कर देता हूं। फोर्स इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट नहीं होगा, ये प्लस का क्यू नॉट होगा। अब यहां बॉर्डन की बात करेंगे तो दो स्टेप यहां स्किप किए हुए हैं। जो cos 180 आ रहा था उस cos 180 की वजह से ये माइनस का साइन आ रहा है। इसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बॉर्डन है वो Q नॉट इंटू डीवी आ गया। फॉर्मूला हमने यहाँ पे मेंशन किया, इसी तरह से आपको एग्जाम में करना है। देन आफ्टर मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे ये माइनस क्यू इंटू डी आर इक्वल्स टू दिस वन और E इक्वल्स टू माइनस का डीवी ओवर डी आर। ये चीज अभी हम लोगों ने 2 मिनट पहले प्रूव करके दिखाई थी। सारी चीजों को मैंने वहां एक्सप्लेन किया था, यहां सीधे सीधे लिखा है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वांटिटी जो हमारे पास में आई है dV ओवर dr, ये क्वांटिटी बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाती है। और यहां डायरेक्शन का भी फंडा है। द नेगेटिव साइन शोज दैट the direction of electric field is in the direction of decreasing potential। मैंने कहा था decreasing वर्ड बोले तो ए नेगेटिव कॉन्सेप्ट, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये दे दिया। देखो स्टूडेंट, ये तो एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीका था। अगर कोई स्टूडेंट मेरे से कहता है कि सर मेरे को तो सीबीएसई के लिए बस क्या चाहिए, रोड मेमोरी वाला ज्ञान चाहिए, तो देखिए स्टूडेंट्स वो भी बड़ा आसान सा है। कैसे समझिए, मेरे को निकालना था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप, तो मैं निकाल के देता हूं। E is equals to स्मॉल k Q over R स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट था। इसी तरह से V equals to स्मॉल k Q over R, यहां से मैंने इसको डिवाइड किया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। इस तरह से मेरे को मिला E over V equals to 1 over R या E equals to V over R। अब बच्चों रिलेशन तो वही आ गया मेरे पास, लेकिन एक तो माइनस का साइन नहीं आया, तो माइनस का साइन मैंने थ्योरेटिकली बोल दिया कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इन सच डायरेक्शन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। अब इसका डिफरेंशियल फॉर्म कहता हूं तो मैंने यहाँ पे dV कह दिया, यहाँ पे dr कह दिया। तो 2 मिनट के अंदर आप लोगों के न्यूमेरिकल्स को निकालने के लिए फॉर्मूला मिल गया। तो ये कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग टू रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फील्ड। प्रॉपर्टीज रिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो स्टूडेंट्स, वही सब चीजें फिर रिपीट की हुई है यहाँ पे, तो आपको नोट्स में कैसे मेंशन करना है इसके लिए दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो मेरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट था E इक्वल्स टू माइनस dV ओवर dr, इसी को यहां पर डिफाइन कर दिया है। अब यहां कॉन्सेप्ट आता है नॉर्मल टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखो बच्चों, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, इसको हमें फिर आगे भी डिस्कस करना होगा। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है। बेसिकली एक ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल कैसा है, सेम है, उसे हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहेंगे। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस का सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं एक पॉइंट चार्ज लेकर के आपको क्लियर करना चाहूंगा। देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला स्मॉल k Q ओवर R है। अब मान लीजिए मैंने यहां पर कोई चार्ज Q ले लिया, इसके सराउंडिंग में अगर मैं पोटेंशियल की बात करता हूं तो ऑब्वियसली
जो पोटेंशियल है वो एक तो आर पे डिपेंड कर रहा है, एक क्यू पे डिपेंड कर रहा है, और एक मटेरियल जो इसके सराउंडिंग में है उस मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। तो मटेरियल मैंने हर जगह एक जैसा ले लिया, चार्ज मेरा एक ही है, कांस्टेंट है, तो एग्जैक्टली V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्टूडेंट्स। अब इस स्फीयर की मैं बात करता हूं तो इस स्फीयर का रेडियस कैसा है, हर जगह पे सेम है, तो R भी सेम हो गया। इसका मतलब किसी भी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ जो स्फीयर बनेगा उस स्फीयर की जो सरफेस होगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जांपल होगी। ठीक है, एक ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल कैसा है, सेम है। इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक खास बात हम लोग और समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए मेरे पास यहां दूसरा चार्ज है कोई Q2, इस Q2 चार्ज को मैं इस पॉइंट से यहां पर लेकर के आना चाहता हूं, तो वर्क डन मैंने अभी पढ़ा था, दैट वाज Q2 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन पोटेंशियल dV। अब देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, मैंने कहा इक्विपोटेंशियल है यानी सेम है, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी मैं सिंपल सा किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को ट्रेवल कराता हूं तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। उसी चीज को यहां दे रखा है इसने कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। स्टूडेंट्स ये कोई नई बात नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा इंटरलिंक करना चाहूंगा जो आपने 11th में पढ़ा या मैं कहूंगा 9th में पढ़ा। एक बड़ा बढ़िया सा एग्जांपल आपने 9th में पढ़ा था। क्या था एग्जांपल में, ये था स्टूडेंट्स कि ये कोई एक लेवल्ड प्लेटफॉर्म है, इस लेवल्ड प्लेटफॉर्म पर ये कोई एक लेवल्ड प्लेटफॉर्म है और इस लेवल्ड प्लेटफॉर्म पर ये एक कोई पुली क्या करता है, अपने सिर पर एक सूटकेस रख करके 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो वर्क डन बताओ, आपको सबको याद होगा कि यहां वर्क डन आपने जीरो लिखा था। तो देखो बच्चों, बेसिकली जीरो क्यों लिखा था मैं वो समझाना चाहूंगा। लेवल्ड प्लेटफॉर्म में इसका आंसर छुपा हुआ है। लेवल्ड प्लेटफॉर्म का मतलब जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म पे एक जैसा है। यानी जब मेरा ये बंदा सूटकेस को लेवल्ड प्लेटफॉर्म पे यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर लेकर के चलता है तो वर्क डन जो मैंने लिखा था F * dx cos of थीटा, यहां पे थीटा मेरा 90 डिग्री हो जाता है। कैसे हो जाता है थीटा 90 डिग्री, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होता है नीचे और वो चल रहा होता है ऐसे, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। 90 डिग्री का एंगल हो गया तो वर्क डन मेरा जीरो हो गया। तो जो मेरा लेवल प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट था वही मेरे को यहां पे अब मिल रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस की फॉर्म में। यहां इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, बट इट इज एनालॉगस टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ये दो तीन टॉपिक्स को कवर कर रहे होते हैं। चलिए अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि ये बात बड़ी क्लियर सी है कि जब तक हम न्यूमेरिकल नहीं करते हमें नहीं पता लगता कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस का या जो किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल के मोशन का वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो न्यूमेरिकल देखता हूं मैं क्या है कैसे है। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों यहां एक बात फिर क्लियर कर दूं, आपके सिलेबस में सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म का कोई केस नहीं मिलेगा, जिसकी वैल्यू 300 न्यूटन पर कूलम है। डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, मुझे नो डाउट नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग एक डायग्राम बनाना होगा। A, B and C are 3 points in the field having x, y coordinates in meter as shown in figure। क्वेश्चन मेरा आसान हो गया क्योंकि उसने फिगर मेरे को दे रखी है। अगर फिगर उसने मेरे को दे रखी है तो ऑब्वियसली मुझे थोड़ी कम मेहनत करनी होती है, थिंक प्रोसेस मेरा कंपैरेटिवली कम लगता है। वो पूछता है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस VA यानी पॉइंट B और A के बीच
सी और बी के बीच और सी और ए के बीच। तो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ वो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे से पूछ रहा है। तो आई होप सो मैं इसको करने की कोशिश करूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए, डायग्राम चूंकि दे रखा है तो मैं वही डायग्राम यूज करना पसंद करूंगा। देखिए जरा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट लेकर के क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस पर दिखाया था, तो ये एरो मार्क सारे के सारे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे उसने किए हुए हैं। यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हमने पहले भी पढ़ा था, इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। तो ये इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस हैं। एक लाइन उसको यहां भी दिखानी चाहिए थी, तो वो मैं दिखा देता हूं। ये लीजिए, ये अब हो गया। अब मेरे को ये भी यहां समझ लेना चाहिए कि यहां पे इसका एरो हेड है, यानी एंड पॉइंट है, यहां पे इनिशियल पॉइंट है। इसका मतलब समवेयर देयर इज ए मोर पॉजिटिव चार्ज हियर और समवेयर कंपैरेटिवली लेस चार्ज इज हियर। अब देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली यहां पे चार्ज पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा रख रहा है, कंपैरेटिवली यहां पे नेगेटिव वैल्यू रख रहा है, या कंपैरेटिवली लेस पॉजिटिव रख रहा है। अब देखिए, पोटेंशियल मेरा धीमे धीमे करके इधर कम होगा। ऑब्वियस है यहां पोटेंशियल ज्यादा होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के नजदीक पोटेंशियल ज्यादा होता है, और जो कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज है या लेस पॉजिटिव है वहां पे पोटेंशियल कंपैरेटिवली कम होता है। कॉइल्स की मैं बात करता हूं, उसमें ए पॉइंट लिया और बी पॉइंट लिया। मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वाई एक्सिस के अराउंड तो चेंज हो नहीं रहा, तो वाई एक्सिस को मेरे लिए यहां पे यूजलेस है, सिर्फ दे रखा है उसने, मुझे कहीं यूज करना ही नहीं है। ए पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 4, b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 4। इसका मतलब ये दोनों x एक्सिस पर एक ही ओरिएंटेशन में है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया इक्विपोटेंशियल सरफेस का। तो पहला आंसर यहीं से आ गया कि जो पोटेंशियल बिटवीन a एंड b है वो 0 होगा, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? गुड। अब मैं बात करना चाहूंगा पॉइंट बी और सी को। तो देखिए, ये मेरा पॉइंट +4 है एक्स एक्सिस पे और ये मेरा -3 है। इसका मतलब यहां से जब मैं इधर चलूंगा तो नो डाउट पोटेंशियल मेरा कम होता चला जाएगा। ये बात अभी मैंने फॉर्मूले की फॉर्मूला में पढ़ी थी, E is equals to -dB/dr, या यहां पे x है तो मैं x ही ले लेता हूं। तो ये माइनस का साइन यही बात बता रहा है कि जिधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है उधर मेरा पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। तो बिल्कुल ऑब्वियस है, अगर मुझे कुछ भी नहीं पता तो पोटेंशियल एट बी ज्यादा होगा कंपैरेटिवली पोटेंशियल एट सी के। गेटिंग द कॉन्सेप्ट? तो ये चीज थी। अब एक बात और समझनी होगी, मुझे निकालना है ए और सी को लेकर के। तो देखो स्टूडेंट, डिस्टेंस तो ये है, लेकिन मेरे को यहां वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट ही कंसीडर करना है, डिस्टेंस कंसीडर ही नहीं करना। तो डिस्टेंस तो मेरे पास बेशक ये हाइपोटेनस दिख रही है, लेकिन इसकी मुझे जरूरत कहीं भी नहीं है। मुझे तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है या एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां पे जो मैं बना सकता हूं, इन दोनों के बीच के डिस्प्लेसमेंट को ही हमेशा कंसीडर करना होगा। तो जो आंसर मेरा बीबी और बीसी के लिए है वही आंसर मेरा बीए और बीसी के लिए होगा। सेम वैल्यू का कॉन्सेप्ट मेरे को यहां पे मिलने वाला है। तो ये सिंपल सा एक आंसर था जो मैं समझता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस की फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा, नॉर्मल कंडीशंस में भी आपको समझ में आ गया होगा। कैसे लिखना है आपको अपने एग्जाम में, ये बात यहां दे रखी है। तो मैं समझता हूं आप इसे आराम से पढ़ लेंगे। और जहां तक बात है वैल्यू निकालने की, तो वैल्यू सिंपल है। ये जरा फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, E इक्वल्स टू -dB/dr, बड़ा फेमस सा फॉर्मूला। यहां पे E की वैल्यू मेरे को -300 न्यूटन पर कूलम दे रखी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 7 है। कैसे है डिस्प्लेसमेंट 7, ये जरा इस फिगर पे हम लोग कंसीडरेशन में ले बच्चों। देखो, ये -3 और ये +4, दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट नंबर लाइन हमने पढ़ी है। -3 ये हो गया और +4 ये हो गया।
डिफरेंस कितना हो गया 7 हो गया। कहीं ना बोल सकता ना। जहां तक बात थी अगेन सी और ए को लेके, तो मुझे ये डायगोनल बिल्कुल कंसीडर नहीं करना, मुझे यहां पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस और यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस लेकर के इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट ही कंसीडर करना है, जो कि अगेन क्या है 7 है। तो मैंने सिंपल सा फॉर्मूले में वैल्यू डाली है और वैल्यू डाल करके इसको निकाल करके दे दिया है। दैट इज अ कांसेप्ट रिगार्डिंग टू डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। देखो बच्चों, जो न्यूमेरिकल अभी हम लोगों ने किया बिल्कुल वैसा ही न्यूमेरिकल फिर हम लोगों को मिल गया। एक और कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। 3 points A, B and C lie in the uniform electrostatic field। बस अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो गया है, यहाँ पे एरो चेंज हो गया, इसका मतलब यहाँ पे कहीं पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ कंपैरेटिवली लेस पॉजिटिव या नेगेटिव है। A और B C तीनों दे रखे हैं। यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल उसने बना के दे रखा है, 5 सेंटीमीटर ये है, 3 सेंटीमीटर ये है। छोटी क्लासों में हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, पाइथागोरियन ट्रिक्स भी पढ़े थे बच्चे, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिक्स की हेल्प से भी मैं निकाल सकता हूं, तो ये वैल्यू मेरे पास 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? तो ये बात थी। अब यहां मुझे क्या करना है, सिंपल सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू तो दे रखी है ये वाली, और डिस्प्लेसमेंट मिल गया मेरे को 4 सेंटीमीटर, जिसे मेरे को लिखना होगा 4 × 10⁻⁻² मीटर। बस अब मैं B से A की बात करूं या C से A की बात करूं, बस ध्यान ये रखना है कि अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज Q है, तो फोर्स लगेगा इधर और मैं ले जा रहा हूं इसको इधर, तो वर्क डन मेरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये कॉन्सिक्वेंस मुझे थोड़ा सा दिमाग में रखनी होगी बच्चे। ये बात ध्यान में रखते हुए मैं इस न्यूमेरिकल को बड़े आराम से कर सकता हूं। फॉर्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज E = dV/dr। मैं अगर इसका मॉडुलस ले लेता हूं तो E की वैल्यू मेरे पास है 5 × 10⁻³ और dV मेरे को निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल मेरे को निकालना है, और यहां से dr जो डिस्प्लेसमेंट है ये है 4 × 10⁻² मीटर। बस वैल्यू डालो, आंसर निकालो और मजे करो। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों से सीबीएसई में डिस्कस होते हैं। जब तक ये फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात सोचना भी मत बच्चों। आगे एक क्वेश्चन और बड़ा मजेदार सा रखा है, इसमें डाइवर्जेंस या डिफरेंशिएशन को यूज किया हुआ है, तो स्टूडेंट्स से मैं आगे जरूर आपके से शेयर करना चाहूंगा। चलिए, जो हम लोगों ने अभी एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, E = -dV/dr। बिगनिंग में मैंने बताया था कि x एक्सिस है तो मैं इसको dV/dx लिखता हूं, y एक्सिस है तो मैं इसको dV/dy लिखूंगा, और z एक्सिस है तो मैं इसको dV/dz लिखूंगा। ऑब्वियसली यहां कंपोनेंट्स दे दूं तो यहां मेरे को कंपोनेंट देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ ऑफ ये जनरल नोटेशन है r लेकर के। यहां मैं दूंगा क्या, ex, यहां दूंगा मैं ey और यहां दूंगा मैं ez। दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू। तो बच्चों इसे मैं हायर क्लासेस में जाकर के डाइवर्जेंस कहना शुरू कर देता हूं और इसका नोटेशन जो है वो चेंज कर देता हूं। यहां पे मैंने लिख दिया डेल या डेल्टा, है ये बेसिकली डिफरेंशिएशन ही। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड ए पॉइंट -1 +2 +3, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, is given v = this one। कैलकुलेट द 3 कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नो डाउट आपको ex निकालना है, ey निकालना है, ez निकालना है। ध्यान रहे बच्चे, जब x एक्सिस में निकालूंगा तो सिर्फ ये कंपोनेंट मेरे काम में आएगा, जब y पे निकालूंगा तो सिर्फ ये वाला y वाला कंपोनेंट आएगा, और z पे निकालूंगा तो ये -3z² है along with साइन, ये वाला कंपोनेंट मेरे काम आएगा। तो ये x एक्सिस के लिए डिफरेंशिएशन, y एक्सिस के लिए डिफरेंशिएशन, z एक्सिस के लिए डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं। सबसे पहले उसने ex कहा है तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा मैं। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला x⁴
d ओवर dx सबको पता है क्या होता है, nx एक्चुअल पावर n माइनस 1, यानी पुराने वाली पावर आगे आ गई और एक पावर को मैंने कम करके यहां पे लिख दिया, बस वही काम किया हुआ है। इसको मैंने लगाया तो ये आंसर मेरे को मिल गया। ऐसे ही ये भी मेरा सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है तो सेम कांसेप्ट मेरे को y के कंपोनेंट में मिल जाएगा। और बिल्कुल इस तरह से z कंपोनेंट भी विद नेगेटिव साइन है, तो विद नेगेटिव साइन एक नेगेटिव ये वाला और एक नेगेटिव वो वाला दोनों मिलकर के पॉजिटिव का आंसर मेरे को यहां मिल जाएगा। तो बच्चों डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा, 11th में बिल्कुल बिगिनिंग में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। वो फॉर्मूला हमें यूज करना है जब हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो x को डिफरेंशिएट करना है, y एक्सिस की बात कर रहे हैं तो y को डिफरेंशिएट करना है, और z एक्सिस की बात कर रहे हैं तो z को डिफरेंशिएट करना है। यूनिट लिखना बिल्कुल ना भूलें, वोल्ट पर मीटर आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, या कोई स्टूडेंट इसको यहां से न्यूटन पर कूलम भी लिख सकता है, डजंट मैटर, यूनिट आप कोई भी लिख सकते हैं। दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन था, टेल ऑपरेटर की बात की, इसलिए मेरे को करा देना ठीक था। देन आफ्टर वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट कांसेप्ट दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बच्चों काफी कुछ एम्फसाइज मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस को लेकर के कर चुका हूं, फिर भी अब टॉपिक आया है तो समझ लेते हैं। एनी सरफेस दैट हैज द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टर्म्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज दे रखी है, तो प्रॉपर्टीज में आपको बताया था डेल्टा V मेरा 0 होगा, सबसे पहली प्रॉपर्टी। दूसरा ये परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होगा। तीसरा इस पर मैं किसी भी चार्ज को, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, किसी भी चार्ज को अगर मैं ट्रेवल कराऊंगा तो ट्रैवलिंग जो है वो मेरी वर्क फ्री होगी, यानी कोई भी वर्क मेरे को नहीं करना पड़ेगा। फिर मैं यहां समझा देता हूं, ये मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मैंने यूनिफॉर्म दिखाया, ये पहला एक कॉन्सेप्ट ले लिया मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस का, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, खूब सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस आप ले सकते हैं। बस ध्यान ये रहे कि ये परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइन है। दूसरी बात मैं पोटेंशियल्स की बात करूं, नो डाउट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो ऑब्वियसली यहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहां पे पोटेंशियल कंपैरेटिवली कम होगा। ग्रेजुअली क्या होगा, ये पोटेंशियल्स मेरे कम होते चले जाएंगे। दैट इज द कांसेप्ट। अब देखो बच्चों, जहां भी मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन क्या कभी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं? नहीं करती। तो उनके जो परपेंडिकुलर्स होंगे क्या वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे? कभी नहीं करेंगे। वही चीज यहां पे रहती है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस। चलिए ये कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की हम लोग यहां पे बात करते हैं। जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस हो जाता है। पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने पॉइंट चार्ज को लेके लिया, जैसा अभी एग्जांपल में दिया था वही डायग्राम मैं दोबारा से बनाया हुआ है। यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड होंगी, जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होंगी, ये बात यहां समझनी है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन है उसके परपेंडिकुलर ये मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मिलेंगे। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? आर के ऊपर डिपेंड करेंगे। जैसे जैसे मैं ये कॉन्सेंट्रिक सेल्स बनाऊंगा, ये कॉन्सेंट्रिक सेल्स की जैसे जैसे रेडियस मेरी बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल मेरा कम होता चला जाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर रेडियस पर जो मेरा सरफेस बनेगा, और ये सरफेस 3 डायमेंशनल है, जस्ट लाइक आप मान लीजिए क्रिकेट की बॉल है आपकी, उस बॉल का सरफेस है, सरफेस एरिया 4πr² होगा। ये रिंग नहीं है, बहुत सारी रिंग को डिफरेंट एंगल्स पे लगा करके हम लोग क्या बना देते हैं? सरफेस बना देते हैं। तो दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आता है कि अगर कोई आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? आप बता देंगे स्फेरिकल होगा। शेप में कैसा होगा? स्फेरिकल। सर्कुलर कोई भी नहीं कहेगा। चलिए देन आफ्टर नेक्स्ट आई वांट टू डिस्कस हियर। मान लीजिए आपके पास में एक डाइपोल है।
अब डाइपोल में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बात करें हम लोग, ऑब्वियस इसका अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर ये वाला सरफेस यहां पे रेडियस ज्यादा कंटेन करता है और यही वाला सरफेस था ये रेडियस कम कंटेन करता है। बिल्कुल रेडियस का फर्क पड़ेगा बच्चों, रेडियस अलग होने के बावजूद भी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। रीजन बिहाइंड इसके इन्फ्लुएंस में ये नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। ये नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं मेरे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को इन्फ्लुएंस करेगा, जिसकी वजह से यहां नजदीक मेरे को मिल जाएगा और दूसरी तरफ मेरे को दूर मिलेगा। द सेम थिंग इज हियर। ये सबसे बाहर वाली अगर मैं स्फेरिकल शेल देखता हूं तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन यहां पर और यहां पर सरफेस सेम होने के बावजूद रेडियस मेरे को डिफर दिखाई दे रही है। तो ये गलती नहीं है, ये बिल्कुल अपने आप में ठीक है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसकी वजह से इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कहीं ना कहीं वेरी कर जा रहा है, या जो रेडियस है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जा रही है। दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू। इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे, अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई दो पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए दो पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो शेप है वो बिल्कुल क्लियर है, आपके सामने है। जो कॉन्सेंट्रिक लाइंस मेरी पीछे वाले केस में बाहर की तरफ बढ़ रही थी, अब वो देखो यहाँ पे अंदर की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। ये एक ऐसा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मेरे को मिल जाएगा जहां पर नो डाउट दोनों के जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो बराबर हो जाएंगे। तो यहां आप नल पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। नल पॉइंट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करना चाहूंगा, न्यूमेरिकल्स के साथ मिल जाते हैं। यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन ये और इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, दोनों फील्ड डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अगर इनके मैग्नीट्यूड भी आपस में बराबर हो जाए तो यहां एक ऐसा पॉइंट मेरे को मिल जाएगा। अगेन कीप इन माइंड दैट इज द पॉइंट एट व्हिच नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। और जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो यहां पे कोई भी चार्ज अगर मैं Q नॉट रखता हूं तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी जीरो होगा, और जब किसी चार्ज के ऊपर फोर्स जीरो होगा तो दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये कैसी होगी? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, क्योंकि ये पॉइंट के ऊपर आपको मिल रही है और पॉइंट की डायमेंशन सबको पता है बहुत छोटी होती है। आप जैसे ही इस चार्ज को पॉइंट से थोड़ा सा विशिफ्ट करोगे तो निश्चित रूप से ये इसमें चला जाएगा, अनस्टेबिलिटी में चला जाएगा। लेट अस मूव फॉरवर्ड। ये हमारा मोस्ट फेबुलस केस जिसपे हमें क्वेश्चंस जनरली मिलते हैं, क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। देखो बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे करके आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिखा दिए थे, उसी का 3 डायमेंशनल फिगर बना करके दिखाने की कोशिश की गई है। पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। नो डाउट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के एरो हेड है, तो यहां कंपैरेटिवली पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव चार्ज है, यहां कंपैरेटिवली लेस पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से यहां जो पोटेंशियल होगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा। अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज Q नॉट को यहां से यहां ले जाता हूं तो देखो जरा, नो डाउट यहां की वर्क डन या एनर्जी ज्यादा होगी और यहां की वर्क डन या एनर्जी कंपैरेटिवली कम होगी। तो जब भी मैं चार्ज को इस जगह से यहां पे ले जाऊंगा, किसी भी रास्ते से ले जाऊं, मैं ऐसे ले जाऊं या ऐसे ले जाऊं या ऐसे ले जाऊं, तो हर केस में वर्क डन का कॉन्सेप्ट सेम आएगा, क्योंकि मेरे को हमेशा डिस्प्लेसमेंट ही कंसीडर करना है। और यहां एनर्जी ज्यादा है, यहां एनर्जी कम है, इसका मतलब ये वर्क डन मेरे को मिलेगा, यानी अपने आप से पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां चला जाएगा, ऐसे करके अपने आप से दौड़ेगा। अब इसका उल्टा, मान लीजिए मैं कोई एक यहां से Q नॉट चार्ज को यहां लाना चाहता हूं, तो यहां पे लोअर पोटेंशियल है, यानी एनर्जी यहां पे लोअर है, यहां पे हायर पोटेंशियल है, यानी यहां पे एनर्जी कंपैरेटिवली हाई है। तो मुझे इस चार्ज को एक्सटर्नल एफर्ट करना पड़ेगा, एक्सटर्नली कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तब जाकर के ये यहां पे पहुंचेगा। और फॉर्मूला क्या यूज करूंगा? दैट इज dW इक्वल्स टू Q नॉट इनटू dV। अब dV चेंज इन पोटेंशियल है, नेगेटिव और पॉजिटिव का कांसेप्ट यहीं पे होगा। मान लीजिए मैं इसको VA कहता हूं, इसको VB कहता हूं और निकालता हूं मैं ये वाला डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली VB इज लेस एंड VA इज मोर,
Hence why for this particular direction dv must be negative. नेगेटिव का मतलब वर्क डन मेरा उसी करस्पॉन्डिंग, गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट। इसका उल्टा जब मैं यहां से यहां ले जाता हूं तो dv मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जब dv पॉजिटिव होगा तो वर्क डन भी मेरे को पॉजिटिव का कांसेप्ट मिलेगा। चलिए, तो ये सारी बातें थी इक्विप्रेजेंट सरफेस और वर्क डन को लेकर। आगे मैं पढ़ना चाहता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों, बहुत मजेदार सा केस हम पहले ही कर चुके हैं, पिछली क्लास में कर चुके हैं, फिर भी आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट अगेन। यहां वेक्टर रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, उसी के बेसिस पे मैं इसको फिर दोबारा से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जरा समझने की हम लोग कोशिश करें। मानिए मेरे पास में ये एक Q1 चार्ज है जिसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल V1 होगा। ये Q2 चार्ज है, अच्छा Q2 चार्ज है नहीं भाई, यहां पे था इनिशियली Q2 चार्ज, मैं इस Q2 चार्ज को यहां लेके आ रहा हूं। मैं किसी भी रास्ते से लेके आऊं, यहां से लेके आऊं, यहां से लेके आऊं, या ऐसे घुमा करके यहां से लेके आऊं, डजंट मैटर। क्योंकि जब मैं वर्क डन की बात करूंगा तो वर्क डन में सिंपल सा मेरा dw इक्वल्स टू क्या होता है, f इंटू डिस्प्लेसमेंट dx होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्सन होगा, यानी फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, लेके आ रहा हूं मैं इधर, जिसको मैं dx कह रहा हूं, तो यहां पे आ जाएगा cos 180, मैंने एक ही बार में लिख दिया। तो dw यहां पे माइनस का f इंटू dx, कैडी का कॉन्सेप्ट है नॉट। अब जहां तक बात है f की, तो ये हो जाएगा माइनस स्मॉल k q1 q2 ओवर x स्क्वायर। अब ये मेरे पास में आ गया क्या, dx, दैट इज द वैल्यू ऑफ dw। मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो लिमिट्स डालूंगा, कहां से, इंफिनिटी से लेकर के सपोज r तक लेके आ रहा हूं। तो बच्चों देखो, बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है, स्मॉल k q1 q2 ये तो कांस्टेंट आ जाएगा, ये हो जाएगा x टू पावर -2, और लिमिट्स हो जाएंगी इंफिनिटी से लेकर के r तक, ठीक है। और इंटीग्रेशन मेरे को करना है, तो चलो एक स्टेप मैंने बीच में यहाँ पर मिस कर दिया, मैं उस स्टेप को दोबारा लिख देता हूँ यहाँ। दैट इज माइनस स्मॉल k q1 q2, और इंटीग्रेशन यहाँ पे लिमिट थी इंफिनिटी से r तक, और x टू पावर -2 का dx, ये वाला कॉन्सेप्ट था। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा +1 अपॉन -2 +1, दैट इज माइनस स्मॉल k q1 q2, और ये आ गया मेरे पास में नीचे माइनस का 1, और ऊपर आ गया x टू पावर -1, और लिमिट्स हो गई मेरे पास इंफिनिटी से लेकर के r तक बच्चे, ये कैंसिल आउट हो गए, और ये हो गया मेरे पास में लिमिट डालने के बाद सीधा सीधा फॉर्मूला मैं यहां लिखता हूं, दैट इज स्मॉल k q1 q2 ओवर व्हाट, x, लिमिट डाल दी तो x की जगह आ गया r, तो ये मेरे पास आ गया। और वर्क डन का केस, नो डाउट ये r जो है वो अपने आप में क्या है, वेक्टर है, जिसकी बात मैंने यहां 180 डिग्री एंगल डाल के पहले ही खत्म कर दी थी। तो ये बात वर्क डन की हमने, वर्क डन ही एनर्जी की फॉर्म में यहां स्टोर हो जाएगा। तो जो मेरे पास वर्क डन का कॉन्सेप्ट आया है वही यहां पे एनर्जी का होगा। यूनिट की बात करेंगे तो जूल, या एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझने के लिए, याद रखने के लिए, मान लीजिए मेरे पास यहां दो सिमिलर चार्ज हैं, सपोज ये मेरे पास दो प्रोटॉन है, दोनों प्रोटॉन के बीच में बच्चों रिपल्सन होगा, सब लोग जानते हैं। जब मैं इनको नजदीक लाऊंगा तो रिपल्सन के अगेंस्ट मेरे को वर्क करना पड़ रहा है, जो मैं वर्क कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं इन दोनों प्रोटॉन्स का जो सिस्टम है उस सिस्टम की एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। तो जब भी मैं पॉजिटिव चार्ज को, दोनों पॉजिटिव चार्ज को, दोनों नेगेटिव चार्ज को, या लाइक चार्जेस को नजदीक लेके आता हूं तो वर्क डन मुझे करना पड़ता है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। इसका उल्टा ये है कि मान लीजिए मेरे पास में ये एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरा नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं इनको लेके आता हूं तो ये अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से अपने आप से चलते चले आएंगे, मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। इवन मेरे को वर्क डन मिलेगा तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहां पे डिक्रीज हो जाएगी। दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन ऑफ 2 पॉइंट
चार्ज। बच्चों वही डेरिवेशन यहां पे दे रखा है, कैसे लिखना है एग्जाम में ये बात आप लोगों को समझ लेनी है। अब ये n पॉइंट चार्जेस के लिए कॉन्सेप्ट क्या है ये जरा मुझे समझना होगा। चलिए इसे समझने की कोशिश हम लोग करते हैं, बड़ा आसान सा है, बाकी न्यूमेरिकल करने का तरीका थोड़ा अलग होगा तो वो हम अभी देखेंगे। पहले मैं इसे समझाता हूं। देखो बच्चों समझो, मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक एम्प्टी स्पेस है, मेरे पास पहला कोई चार्ज है Q0, मैं अगर इसको यहां लेके आता हूं तो इसको कोई रिपल्सिव फोर्स या कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ रहा। अल्टीमेटली जो मेरा W0 होगा वो 0 होगा। ये Q0 मेरा यहां पे आके टिक गया। अब सपोज यहां पे कोई Q1 चार्ज है, मैं इसको यहां लेके आया तो जो W1 होगा वो निश्चित रूप से स्मॉल के Q0 Q1 ओवर R1 होगा, जबकि ये R1 क्या इसका डिस्प्लेसमेंट है। इसी तरह से सपोज यहां पे मेरे पास में Q2 कोई चार्ज है, मैं इसको लेके आता हूं तो अब इस Q2 चार्ज को जो वर्क डन एक्सपीरियंस करना पड़ेगा वो होगा W2 इक्वल्स टू स्मॉल के Q0 Q2 ओवर R2 प्लस स्मॉल के Q1 Q2 ओवर R2। यानी अब जो ये चार्ज है Q2 Q0 के अपोजिशन को भी एक्सपीरियंस करेगा और जो Q1 चार्ज आप लेके आ गए हो यहां पहले से उसके भी अपोजिशन को एक्सपीरियंस करेगा, इसलिए मेरे पास ये स्टेप हो जाएगा। ऐसे ही जब W3 की बात करूंगा, थर्ड चार्ज को लेके आऊंगा तो ये स्टेप्स मेरे बढ़ते चले जाएंगे। इन स्टेप्स को लिखने का तरीका हमें मैथमेटिक्स ने सिखाया, हम सब जानते हैं मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ये एक कांसेप्ट है, जरा देखें। 1/2 फैक्टर आया, क्यों आया अभी समझाऊंगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम मानते हुए जो k मैंने लिखा है इसको यहां बाहर ले लिया। समेशन i इक्वल्स टू 1 से n तक, j इक्वल्स टू 1 से n तक, qi qj rij। तो बच्चे ये जो Q1 Q2 आ रहा है, Q0 Q2 आ रहा है या Q0 Q1 आ रहा है, इसके लिए मैंने ये ij यूज किया। तो ये मेरे पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। इस डायरेक्ट फॉर्मूले की यूज रेयर केस में होती है। हमारे सिलेबस में ज्यादा से ज्यादा 4 चार्जेस का कॉन्सेप्ट हो सकता है। एक 4 चार्ज पार्टिकल के सिस्टम की एनर्जी की बात हम लोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं, तो कैसे निकालना है उसके लिए मुझे जरा समझना होगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करूंगा। उससे पहले ब्रीफिंग थोड़ा सा मैं करना चाहूंगा कि ये 1/2 का फैक्टर क्या है। देखो बच्चों 1/2 के फैक्टर को समझना बड़ा आसान सा काम है। समझिए मेरे पास यहां पर Q1, चलो Q1 यानी जो पहला चार्ज है उसकी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5। इसी तरह से जो दूसरा चार्ज है मैं इसको QI लिख देता हूं और इसको QJ लिख देता हूं। ये भी 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग है। अब ऐसी स्थिति में जब मैं पेयर्स लिखूंगा तो मेरे पास Q1 Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4 Q1 इस तरह के पेयर्स मिलेंगे। अब दूसरे पेयर्स इसके टर्म्स में लिखूंगा तो ये अगेन मेरे को क्या मिलेगा, ये मिलेगा Q2 Q1 Q2 Q3 Q2 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 Q4 एक्सेट्रा। अब मैं क्या देखता हूं, देखो बच्चों हर पेयर दोबारा आ रहा है। जैसे मेरे पास Q2 Q1 Q1 यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। Q3 Q1 यहां भी आ रहा है, नो डाउट यहां भी आएगा। तो हर पेयर दोबारा आ रहा है, तो मुझे एक बार में एक ही पेयर कंसीडर करना है, इसलिए 1/2 का ऑरिजिन है। दूसरा यहां एक चीज और जो यहां नीचे चली गई है इसको देखिए, i इज नॉट इक्वल टू j। यानी जो मेरे पास स्टेप्स हैं Q1 या Q2 इस तरह के स्टेप्स मेरे को नहीं कंसीडर करने। क्यों नहीं कंसीडर करने? क्योंकि कोई भी चार्ज अपने ऊपर ही फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। तो इस तरह से मैंने इस नोटेशन में यहां पे लिखा i is not equal to j और यहां पे लिखा 1/2। बाकी सारी की सारी चीजें क्या है, कॉमन है।
ये था इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन। अब क्वेश्चन कैसे करना है ये बात मुझे समझनी है, इसके लिए मैं देखता हूं आगे मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, उसके बेसिस पे लूंगा। थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग यहाँ पहले ले लेते हैं क्वेश्चन से पहले इसको लेकर के। देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, सब लोग जानते हैं। प्रॉपर साइन जरूर मुझे देना होगा, कैसे देना होगा मैंने भी बताया था। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो नो डाउट वर्क डन मुझे मिलेगा, माइनस पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है तो ऐसी स्थिति में वर्क डन मुझे करना पड़ेगा, दैट इज पॉजिटिव। दैट इज द कांसेप्ट। यही बात यहां पे रखी है, इफ q1 q2 मल्टीप्लाई इज ग्रेटर देन 0 इट मींस इट विल बी पॉजिटिव, और अगर ये लेस का कांसेप्ट आता है, नेगेटिव आता है तो दैट इज नेगेटिव। तो ये बात मुझे यहां पे समझनी है लेकर के इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को और उसके साइन कन्वेंशन को। ये कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड करने से पहले मैं चाहूंगा कि एक न्यूमेरिकल यहां डिस्कस कर लें। तो बच्चों थोड़ा सा सीक्वेंस को स्किप कर रहा हूं मैं और एक न्यूमेरिकल आपको पहले करा दे रहा हूं जिससे कि थोड़ा सा काम आपको मिल जाए, क्लास की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई। ये देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर जो पीछे की चीजें उनको जरूर पढ़ाएंगे हम लोग। ये मेरे पास कोई सिस्टम है, यहां प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है। इस सिस्टम की एनर्जी मुझे निकालनी है। क्या निकालनी है? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो देखो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मुझे जितने भी पॉसिबल पेयर हैं वो सारे पॉसिबल पेयर लिखने हैं और हर पेयर को एक बार कंसीडर करना है। मैं किसी भी पेयर को दो बार नहीं लूंगा, एक बार कंसीडर करूंगा। देखें पेयर मेरे बनेंगे ए के साथ में बी, ए के साथ सी, ए के साथ बी, फिर बी के साथ ए, बी के साथ सी, बी के साथ डी, फिर सी के साथ ए, सी के साथ बी और सी के साथ डी, फिर डी के साथ ए, बी के साथ बी और डी के साथ सी। अब देखो मैंने ए ए, बी बी, सी सी, डी डी वाला कोई पेयर नहीं लिया क्योंकि मुझे पता है कि जिस चार्ज की मैं बात कर रहा हूं वो चार्ज अपने ऊपर कोई भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं लगाएगा, तो वहां कोई पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं मिलेगा। अब जैसा मैंने कहा था कि मेरे को हर पेयर को एक बार कंसीडर करना है। फॉर्मूले में आ रहा था ना मेरा 1/2 समेशन i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के i इक्वल्स टू n तक, j इक्वल्स टू 1 से लेकर के j इक्वल्स टू n तक, i इज नॉट इक्वल्स टू j, और यहाँ पे क्या था qi qj ओवर rij, यही तो फॉर्मूला था बच्चे। तो देखो i इज नॉट इक्वल्स टू j, ये मैंने यहाँ पे ले लिया a a b b c c d d, कोई नहीं लिया। 1/2 जो फैक्टर है उसके लिए मैं क्या करता हूं, जितने भी पेयर है मेरे को उन पेयरों में से हर पेयर को एक बार कंसीडर करना है। जैसे मैंने AD ले लिया तो DA को नहीं लूंगा, AC ले लिया तो CA को नहीं लूंगा, AB ले लिया तो BA को नहीं लूंगा, BC ले लिया तो CB को नहीं लूंगा, BD ले लिया तो DB को नहीं लूंगा। अब देखो 1 2 3 4 5 और 6 और ये ले लिया तो ये वाला नहीं लूंगा, फिर CD और DC। तो मेरे को कुल मिलाकर के 6 पेयर यहां पे कंसीडरेशन में लेने और 6 पेयरों की वजह से जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट होगा वो मेरे को निकालना है। जैसे मैं यहां पे WAV की बात करता हूं तो स्मॉल के Q एट A दैट इज प्लस का Q, D पर है मेरा क्या माइनस का Q, तो माइनस का Q, और डिस्टेंस है इसकी सपोज L दे रखी है तो L। इसी तरह से WAC स्मॉल के A पे है Q और C पे है मेरा प्लस का Q ओवर लेंथ होगी ये डायगोनल और लेंथ डायगोनल होती है L स्क्वायर रूट 2, तो I will write here L स्क्वायर रूट 2। जस्ट लाइक WAB की बात मैं करूंगा तो अगेन AB पे मेरा होगा स्मॉल के Q
माइनस का क्यू ओवर एल। इसी तरह से जितने भी पेयर हैं सबके लिए मैं लिखूंगा और इन सबका अलजेब्रिक सम मैं कर दूंगा, तो मुझे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालनी है, ये बात आप लोगों को यहां से क्लियर हो जानी चाहिए। देखिए, इसमें एक व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को रिफ्लेक्ट होता रहता है, दैट इज द नंबर 9968066788। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पे क्वेश्चन की पिक भेज सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। कहीं भी कोई चीज समझ में नहीं आई है तो उसे आप लोग यहां से शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पे दे रखे हैं बीच में, वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने लगाने हैं, प्लस जो आपको ऑनलाइन असाइनमेंट ऐप के अंदर हमने प्रोवाइड किया हुआ है उस असाइनमेंट में से क्वेश्चंस लगाने हैं। और निश्चित रूप से जो संडे में हमारा एमसीक्यू होगा वो इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। गुड, ओके, थैंक यू।